नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत भूमि एवं लोग अर्थात भूगोल यानी ज्योग्राफी विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 3 का, जिसका नाम है अपवाह स्वरूप। इससे पहले के दोनों अध्यायों को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे पहले पढ़ ले, जो मेरे चैनल के 9th क्लास के भूगोल वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं अध्याय 3 अपवाह स्वरूप पर। आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय 3 अपवाह स्वरूप। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। और आज इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से हमारे देश में जो मुख्य नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। यह जो अध्याय है चूँकि बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पार्ट का जो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग मुख्य रूप से अपवाह स्वरूप को समझेंगे क्या है। फिर उसके बाद देखिए हिमालय की नदियाँ क्या है और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, इन दोनों को समझेंगे अच्छे से। और फिर देखिए भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ, जैसे देखिए यहाँ सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा है ना, घाघरा, गंडक, कोसी, नर्मदा, तापी, इन सभी नदियों को हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे, ठीक। और फिर उसके अगले पार्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके बाद जो जलाशय है, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं इनको समझेंगे, ठीक। और तीसरे पार्ट के वीडियो में हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है 3 पार्ट में यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि जो आपका जो अध्याय का नाम है अपवाह स्वरूप, यह अपवाह क्या है, ठीक है। तो आपके किताब में ही देखिए पहले लाइन में लिखा है परिचय में कि अपवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। इसको उदाहरण से समझ लीजिए। अब जैसे देखिए आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि हमारे भारत देश का जो स्थल है वह हर जगह समान नहीं है। कहीं पे इसको उदाहरण समझ लीजिए, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदानी भाग है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए पहाड़ पे बारिश अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वह पानी कहाँ जाएगा, वह पानी एक चैनल के जिधर निचला भाग होगा उधर के माध्यम से होते हुए इधर आ जाएगा। मान लीजिए इधर पठार है, ऊंचा भाग है, इधर बारिश होगा तो पानी कहाँ जाएगा, ढुलुक के इधर आ जाएगा, है ना। इधर बारिश होगा तो पानी इधर आ जाएगा, इधर बारिश होगा तो पानी ढुलुक के इधर आ जाएगा। और सारा पानी जो है वह एक निश्चित जल मार्ग के द्वारा क्या होगा, आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और इसी जल मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। मतलब पानी जो बह रहा है जिस रास्ते से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अपवाह शब्द का तात्पर्य क्या है, जल प्रवाह से, यानी पानी के बहने से है। जिधर नीचा होगा उधर से पानी क्या होगा, बहने लगेगा। आगे कह रहा है कि अब आप भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती है। तो देखिए आपके किताब के अगले पन्ने पे एक मानचित्र है जिसमें आपके भारत देश में जितनी भी नदियां हैं उसको दर्शाया गया है। तो आपने पिछले अध्याय में यह पढ़ा था कि आपके भारत देश का जो उत्तरी भाग है यह पूरा पहाड़ से भरा हुआ है, हिमालय पहाड़ से, यह ऊंचा भाग है, ठीक। और यहाँ जितना भी वर्षा होगा, जितना भी ग्लेशियर है वह पिघलेगा, ठीक है। तो वह पानी कहाँ जाएगा, यह पानी ढूल के नीचे आएगा, ठीक है। तो कुछ पानी इधर ढुलुक के नीचे आता है और कुछ पानी इधर से होते हुए ढुलुक के इधर गिर जाता है, ठीक। यानी कुछ पानी इधर अरब सागर में गिर जाता है और कुछ पानी इधर आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक। यह पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी है और इधर पूरा अरब सागर है, ठीक। जैसे देखिए इधर से देखिए ये सिंधु नदी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, ठीक। यह सब नदी इधर आके क्या एक मुख्य नदी बन जा रही है, सिंधु नदी, ठीक। और यहाँ किधर गिर रही है, अरब सागर में। वैसे ही देखिए इधर से भी बहुत सारी नदी है, यमुना है, गंगा है, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी। फिर इधर से चंबल है, बेतवा है, सोन है। यह सारी नदियाँ एक मुख्य नदी यानी गंगा नदी में मिल जा रही है, ठीक। और ये गंगा नदी क्या हो रही है, इधर आके बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, ठीक। वैसे ही देखिए इधर से एक नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक। यह भी आके इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ हैं वह सभी एक मुख्य नदी बन के अरब सागर या फिर इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे वही चर्चा हो रहा है कि विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती है, ठीक। आपने देखा है अंततः इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या खाड़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। आपने देखा है कोई नदी अरब सागर में गिर जाती है और कोई नदी बंगाल की खाड़ी में, ठीक। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी यानी बेसिन कहा जाता है, ठीक। अब आपके पास एक नया टर्म आया अपवाह द्रोणी यानी बेसिन। यह क्या है, तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। इसको समझते हैं अच्छे से। अब जैसे अभी आपने थोड़ा देर पहले एक उदाहरण देखा है, जैसे मान लीजिए यह नदी है, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है। तो इस नदी में पानी अचानक अपने आप तो आएगा नहीं, है ना कहीं बारिश होगा या कहीं ना कहीं ग्लेशियर पिघलेगा तो वही पानी ना इसमें आएगा नदी में।
और नदी जो होता है वह निचला ही क्षेत्र होता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पहाड़ है, पहाड़ पे बारिश हुआ तो यह पानी ढूल के इधर आ जाएगा। पठार है, इधर बारिश होगा तो पानी ढूल के इधर आ जाएगा, है ना। जो निचला क्षेत्र होगा उधर क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा और सारा पानी एक जगह मिल के बहने लगेगा, ठीक। तो इस नदी को बनने में, इस नदी में जितना भी पानी आया है वह जिस जिस क्षेत्र से पानी आया है उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। जैसे इधर बारिश हुआ तो इसका पानी इधर इस नदी में आ गया, इधर बारिश हुआ तो इसका पानी इस नदी में आ गया, इधर बारिश हुआ तो इसका पानी इस नदी में आ गया। तो वह पूरा क्षेत्र जो इस नदी को बनने में योगदान दे रहा है वह पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, बेसिन कहलाएगा, ठीक है। आप कहीं पे देखे होइएगा बेसिन, है ना, हाथ धोने वाला जो बेसिन होता है, इसको भी इसका भी वही काम है। देखिए इस नल से पानी निकलता है और लोग क्या करते हैं, इसमें हाथ धोते हैं। अब मान लीजिए इधर पानी का छिटका पड़ेगा तो यह पानी ढूल के इधर आ जाएगा, इधर पानी पड़ेगा तो ढूल के इधर आ जाएगा। कहीं भी इस पूरे क्षेत्र में पानी पड़ेगा तो ढूल के इस छोटे से होल में चला जाएगा और इस होल के माध्यम से, इस पाइप से होते हुए वह नाली में गिर जाएगा, ठीक। वैसे ही इधर अगर बारिश होगा तो यहाँ का पानी इधर आ जाएगा, इधर बारिश होगा तो यहाँ का पानी इधर आ जाएगा और सारा पानी एक जगह मिलके एक नदी बन के समुद्र में जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र को हम बेसिन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे एक नया टर्म है, जल विभाजक क्या है, ठीक है। तो जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तब ऐसे उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझाते हैं इसको आपको मैप पर। जैसे देखिए यह आपके भारत देश के नदियों का मानचित्र है। आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि ऊपर में क्या है, हिमालय है, पहाड़ है और यह पूरा ऊंचा हुआ भाग है, ठीक, उठा हुआ भाग है। और कुछ नदियाँ इधर आ जाती है, ढुल जाती है और कुछ नदियाँ इधर ढुल जाती है। अब ध्यान से देखिए सिंधु नदी का जो तंत्र है वह इधर ढुल के बन रहा है, ठीक। और गंगा नदी का जो तंत्र है यह सारा नदी इधर ढुल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो क्षेत्र है यह उठा हुआ क्षेत्र है, ठीक। अगर उठा हुआ क्षेत्र है तभी तो सारा नदी इधर ढुल जा रहा है, नहीं तो इधर ढुल जा रहा है, ठीक। इधर से कोई ना कोई नदी आता, ठीक, नहीं है नदी, इसका मतलब यह उठा हुआ क्षेत्र है, ठीक। तो यह जो क्षेत्र है यह क्या कर रहा है, सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है और गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, इस दोनों अपवाह तंत्र को यह क्षेत्र अलग कर रहा है, ठीक। इसलिए यह क्या कहलाएगा, यह जो क्षेत्र है यह जल विभाजक कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हमको आशा है कि यह अपवाह क्या है आपको समझ में आ गया होगा, यह अपवाह द्रोणी यानी बेसिन क्या है यह भी समझ में आ गया होगा और जल विभाजक क्या है यह भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पे। देखिए किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होता है, ठीक है। कहने का मतलब जिधर ऊंचा होगा, ठीक है, उधर पानी तो रुकेगा नहीं और जिधर नीचा होगा उधर पानी क्या होगा, ढूलने लगेगा, ठीक। और जिस एक रास्ते से सारा पानी एक जगह से ढूलने लगेगा, जाने लगेगा समुद्र की तरफ, वही क्या कहलाएगा, नदी कहलाने लगेगा, ठीक है। अब देखिए भारत की जो नदियाँ है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है आपकी किताब में, ठीक है। पहला क्या है, पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। पहला क्या है, हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। आप अपने भारत देश के मानचित्र पर देख सकते हैं यह उत्तरी क्षेत्र है यह पूरा हिमालय से भरा हुआ है, ठीक। और इस उत्तरी क्षेत्र से जितनी भी नदियाँ निकल रही है, जैसे देखिए इधर इतनी सारी नदियाँ मिलकर सिंधु नदी बन रही है, इधर इतनी सारी नदियाँ निकल के गंगा नदी में आ रही है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो ये जो सारा नदी का जो सिस्टम है यह हिमालय की नदियाँ है यह सारा, क्योंकि यह सारी नदियाँ कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है, ठीक। अच्छा, ठीक इसी के आपके भारत देश के जो नीचे का जो क्षेत्र है, देखिए यह जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, ठीक है, इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। यह जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है आपके भारत देश के नीचे में दक्षिण में, इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ हैं इसको हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। जैसे देखिए महानदी है, नर्मदा है, तापी है, ठीक है, कृष्णा नदी है, यह सारी नदियाँ जो है, कावेरी नदी है, सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदी के श्रेणी में आती है, ठीक। तो चलिए आपने देखा कि भारत की जो नदियाँ है वह दो वर्गों में विभाजित है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हम इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में एक चीज़ दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन अमेजन नदी की है, ठीक। यह अमेजन नदी कहाँ है, इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह आपके पूरे विश्व का मानचित्र है और आपका भारत देश यहाँ पे है जो एशिया महादेश का क्षेत्र है, ठीक। और देखिए यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, ठीक। और इसी दक्षिणी अमेरिका में एक ब्राज़ील देश है और इसी ब्राज़ील देश में अमेजन नदी है, ठीक। इसको हम लोग थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यह पीला वाला जो है यह ब्राज़ील देश है, BRAZIL, ठीक। और देखिए यहाँ से अमेजन नदी यहाँ से देखिए निकल रही है। यह अमेजन नदी देखिए इधर से ऐसे होते हुए, अमेजन नदी इधर से होते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे माउथ ऑफ, देखिए यहाँ पे अमेजन लिखा हुआ है, यहाँ पे यह नदी गिर जाती है, ठीक है। और अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस अमेजन नदी के अलावा जितनी भी इधर से नदियाँ आ रही है वे सभी नदियाँ इस अमेजन नदी में मिल जा रही है। इधर से भी जितनी नदियाँ जा रही है वे सभी कहाँ मिल जा रही है, इसी अमेजन नदी में मिल जा रही है, ठीक है। तो वही आपके किताब में कह रहा है
कि अमेजन नदी का जो अपवाह बेसिन है, वह अपवाह बेसिन वह सबसे विश्व में सबसे बड़ा है। यानी यह इस पूरे क्षेत्र का जितना भी पानी है, इस पूरे क्षेत्र का जितना भी पानी है, वह सारा पानी कहाँ आ जाता है, इस अमेजन नदी में आ जाता है। और यहाँ जाके माउथ ऑफ अमेजन में जाके यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो आप यह तो समझ गए कि विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन है, अमेजन नदी का है। अब आपको यह ज्ञात करना है कि भारत में किस नदी का अपवाह बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखिए आपके भारत देश का जो मानचित्र है, इसमें देखिए यह जो गंगा नदी है, ठीक है, इस गंगा नदी में इसके आसपास की जितनी भी नदियाँ हैं, सारी नदियाँ इसी गंगा नदी में मिल जाती है। तो देखिए यहाँ से यमुना नदी आ रहा है, यहाँ पे गंगा में मिल जा रहा है, शारदा नदी गंगा में, घाघरा गंगा में, गंडक गंगा में, कोसी जो है गंगा में, चंबल, बेतवा, सोन, यह सारी नदियाँ कहाँ किस नदी में मिल जा रही है, मुख्य नदी गंगा में मिल जा रही है। ठीक, इसलिए भारत में यह जो गंगा नदी का जो अपवाह बेसिन है वह सबसे बड़ा है। ठीक है, यह इस पूरे क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, अब चलिए भारत की जो नदियाँ है, जो दो प्रकार की नदियाँ हैं, यानी हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम लोग हिमालय की नदियाँ को समझते हैं। आपने अभी देखा थोड़ा देर पहले मानचित्र में कि हिमालय से जो निकलती है नदियाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय की नदियाँ कहते हैं। ठीक, हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी अथवा अस्थायी है। कहने का मतलब हिमालय से जो भी नदियाँ निकल रही है उनमें पानी 12 महीना होता है। ठीक है, उनका पानी सूखता नहीं है। ठीक, क्योंकि उनका जो पानी है वह वर्षा के जल से आता है, नहीं तो पर्वतों पर जमे हिम के पिघलने से आता है। ठीक है, अब जैसे देखिए पहाड़ों पर जब खूब ज़्यादा बारिश होता है तो यह सारा बारिश का पानी क्या होता है, इस तरह से छोटी छोटी जलधारा बन के मुख्य नदी में सारा पानी क्या होता है, जाके मिल जाता है। या फिर वहाँ के पहाड़ों पर जो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ है, ठीक है, बड़े बड़े बर्फ़ के सीले हैं जो पानी से बना हुआ है। ठीक है, वे जब पिघलते हैं तो उनके पिघले हुए पानी से भी क्या होता है, वो सारे पानी कहाँ चले जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं। इस तरह से इस हिमालय पहाड़ का जितना भी पानी है वह सारा पानी इस तरह से एक धारा के रूप में नदियों में क्या होती है, बह जाती है। और यही नदी जब हमारे मैदानी क्षेत्रों में आती है तो इस तरह से बहने लगती है। तो देखिए इस तरह से सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और गंगा भी, यहाँ गंगा नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। यह गॉर्ज क्या है, तो देखिए यहाँ आपको अच्छा से दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको दिखाते हैं हम। आप देख सकते हैं इधर दोनों तरफ बड़ा बड़ा पहाड़ है और यह बीच में नदी बह रही है। ठीक है, और हजारों सालों से यह नदी बहते 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 क्या की है, इस दोनों पहाड़ के बीच में बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण कर दी है। ठीक, तो यह जो बहुत बड़ा गड्ढा है जिससे नदी होकर बह रही है, इसी को हम लोग, इसी गड्ढे को क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, तो यही है गॉर्ज। आशा है आपको समझ में आ गया होगा यह गॉर्ज क्या है। ठीक है, देखिए हिमालय जनित नदियाँ उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा करने के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देती है। कहने का मतलब है कि जब नदी पहाड़ों से उतरती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस नदी में सिर्फ पानी ही रहता है। ठीक है, पानी में सिल्ट, बालू, मिट्टी इत्यादि के जो कण हैं वह पानी में क्या होते हैं, मिले रहते हैं। और इसी के परिणामतः कह रहा है कि नदियाँ ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी नदियों में बालू, मिट्टी और सिल्ट के जो कण हैं वे बढ़ते जाते हैं। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहाँ भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों को संवहन करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, परिणामतः ये नदियाँ क्या करती है, विसर्पित होकर गोखुर झील बनाती है, बाढ़ का मैदान बनाती है और डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। अब यह गोखुर झील क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब इस गोखुर झील का जो निर्माण है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए नदियाँ जो बहती, आपकी किताब में दो टर्म दिए हुए हैं, एक अपर्दन है और एक निक्षेपण है। अपर्दन को आप समझ लीजिए कि जब नदी पहाड़ों से मिट्टी और बालू के कण को तोड़ फोड़ के ले आती है अपने साथ, तो वह क्या करती है, वहाँ अपर्दन करती है। ठीक है, यानी अपर्दन करती है यानी मिट्टी बालू के कण वहाँ से तोड़ के ले आती है। और निक्षेपण का मतलब होता है कि वह कण, जो मिट्टी और बालू का जो कण है, उसको जहाँ एक जगह ढेर लगा देती है वह नदी, उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक, जैसे मान लीजिए यह नदी बह रही है, ठीक, अपने साथ बालू मिट्टी का कण ला रही है। अब यह जो बालू मिट्टी का कण है वह कहीं ना कहीं तो जाके ढेर लगाएगी, है ना। मान लीजिए यहाँ पे ढेर लगा दी, ठीक, तो ढेर लगा देगी तो यहाँ का जो ज़मीन है यह थोड़ा ऊँचा हो जाएगा। ठीक, अब जब ऊँचा होगा तो यह जो नदी है यह थोड़ा सा इधर घूम जाएगी। ठीक, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे निक्षेपित कर दी, बहुत ज़्यादा ढेर यहाँ लगा दी, तो नदी क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरी तरह से ऐसे घूम जाएगी। ठीक, अच्छा, चूँकि यह निचला हिस्सा है इसलिए नदी जा रही है। ठीक है, अगर कितना भी घूमेगी तो नदी फिर वापस इसी रास्ते से जाएगी क्योंकि यह नीचा वाला रास्ता है। ठीक है, और आपको तो पता ही है पानी जो है वह जब भी बहेगा तो अपना निचला क्षेत्र से ही बहता है। ठीक, तो फिर से यह जो नदी है इधर से घूम के फिर से वापस अपने रास्ते में ही आ जाती है। ठीक, और जब कभी बाढ़ आता है तो इसमें पूरा पानी आ जाता है ना। और
यह जो अपने द्वारा जो ढेर लगाई है इसको तोड़ते हुए इधर से ही बहने लगती है और इधर से ही बहने लगती है, ठीक। और बहते बहते क्या होता है कि इसका रास्ता कट जाता है और इधर एक झील का निर्माण हो जाता है और यह नदी वापस अपना ऐसे बहते रह जाती है, ठीक। तो यह जो झील बन गया, अब यह इसका रास्ता कट गया नदी से, यह क्या बन गया, गोखुर झील बन गया। क्या बन गया, गोखुर झील। गोखुर इसको इसलिए कहते हैं कि यह गाय के खुर के जैसा होता है। आप गाय का जो पैर होता है उसके नीचे का जो खुर होता है देखिएगा ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए इसको गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ गोखुर झील कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा समस्या है कि बाढ़ का मैदान भी बना देती है नदियाँ, कैसे, ठीक। तो देखिए नदी आपको तो पता ही है अपने साथ साथ बालू मिट्टिया कौन लाती है ना। और बालू मिट्टिया कौन के कारण क्या होता है, नदी का जो पेटी होता है यानी नदी का जो निचला हिस्सा होता है वह पूरा भर जाता है, ठीक। और जब नदी में ज़्यादा पानी आता है बाढ़ के समय में तो वह पूरा पानी क्या हो जाता है, इस तरह से बाढ़ का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, नदी का जो नदी में अगर मिट्टी और बालू का कण नीचे भर जाएगा तो उसका गहराई कम हो जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर नदी में ज़्यादा पानी आएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह पूरे मैदानी क्षेत्रों में उसका नदी का जो पानी है वह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, हम बाढ़ कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता है हमारे बिहार में भी। तो बाढ़ का मैदान किस प्रकार से निर्माण करती है वह भी समझ में आ गया होगा आपको। और डेल्टा जैसी अनेक कलाकृतियाँ भी बनाती है। यह डेल्टा क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इस चित्र के माध्यम से आप डेल्टा को आसानी से समझ सकते हैं। असल में देखिए नदी जो है यह इधर से एक धारा में आ रही है, ठीक। इधर से देखिए आप ध्यान से, इधर से क्या हो रही है, एक धारा में आ रही है इधर से, ठीक। लेकिन जब यहाँ समुद्र में जब गिरने वाली है यह नदी तो बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। और यही जो बहुत सारी धारा में विभाजित होती है तो यहाँ पे क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। आप अपने भारत देश के मानचित्र में भी देखेंगे कि यहाँ से गंगा नदी जो आ रही है इसमें सारी नदियाँ मिल जा रही है, ठीक। और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और यह दोनों नदियाँ मिल के एक साथ यहाँ पे गिरती है, ठीक है। और इस पूरे क्षेत्र में एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हिमालय की जो नदियाँ है वह आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके किताब में जो भी चीज़ समझाना चाह रहा है, ठीक। आगे हम समझते हैं यह प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि यह आपके भारत देश का जो मानचित्र है इसमें जो यह नीचे का जो क्षेत्र है दक्षिण का क्षेत्र यानी यह जो देखिए त्रिभुजाकार क्षेत्र है इसको हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। हमारे भारत देश का यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यानी पेनिनसुलर रीजन है यह, ठीक है। और इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ हैं उन्हीं नदियों का बात इसमें टॉपिक में होगा। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में क्या लिखा है कि यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी होती है जिनका स्रोत मुख्यतः वर्षा जल का है। जैसा कि हिमालय की नदी में आपने पढ़ा कि वहाँ की नदियाँ क्या होती है, 12 मास रहती है, 12 महीना वहाँ पे पानी रहता है नदियों में। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में जो पानी है जब वर्षा रहता है तभी पानी रहता है और वर्षा जैसे ही ख़त्म होता है तो वहाँ का नदी सूखने लगता है, ठीक है। देखिए इसी में आगे कह रहा है कि इनमें से कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और कुछ प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके भारत देश की नदियों का मानचित्र है और नीचे वाले क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की जो नदियाँ है उसको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। और इस तरफ जो क्षेत्र है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं और इस तरफ को पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरफ की बहुत सारी जो नदियाँ है वो बहुत सारी नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। और कुछ नदियाँ इधर अरब सागर में गिरती है। जैसे देखिए नर्मदा है, तापी है, इधर अरब सागर में गिरती है। और बहुत सारी नदियाँ इधर से निकल के किधर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। अब आगे देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कह रहा है कि ये नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। यह जलप्रपात क्या है, तो देखिए जब कोई नदी अचानक से किसी ऊपरी क्षेत्र से निचली क्षेत्र में जब गिरती है पहाड़ों पर से, ठीक है, तो यह क्या करती है, यह जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। इसको फॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है जलप्रपात का निर्माण करती है। आगे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण होता है। अब डेल्टा का निर्माण कैसे होता है आपको तो समझ में आ गया डेल्टा क्या है। यह नया शब्द यहाँ पे आ गया एस्चुरी क्या है। तो देखिए असल में होता क्या है कि अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो देखिए ऐसे आती है और सीधा आराम से अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। यहाँ बहुत बड़ा सागर है, इसमें नदी क्या देखिए आराम से धीरे से प्रवेश कर जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं हो रहा है क्योंकि यह नदियाँ अरब सागर में गिर रही है। लेकिन वही बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ है वे क्या करती है, वे बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब समुद्र में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पूरे तरफ चारों तरफ से छितर आ जाती है, ठीक है। चलिए तो आशा आपको समझ में आ गया होगा यह डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण कैसे होता है,
ठीक। तो देखिए इस तरह से आपने इस अध्याय में अपवाह के बारे में समझ लिया अच्छे से, ठीक है, अपवाह क्या है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अपवाह द्रोणी को समझा आपने, जल विभाजक क्या है इसको समझा, ठीक। हमारे भारत में 2 प्रकार की नदियाँ, हिमालय से जो निकलती है उसको हिमालय की नदियाँ कहते हैं, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक। ये दोनों नदियाँ किस प्रकार की होती है ये भी आपने समझ लिया। अब जो हम आगे समझेंगे वह है हमारे भारत देश की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। हमारे भारत देश में कौन कौन सी प्रमुख नदी है, उन सभी प्रमुख नदी को हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। जो आपके किताब में है वो चीज़ भी है, और जो नहीं है उस चीज़ को भी आपको हम बताएंगे। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो इस भारत की प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम लोग हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ है उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है, ठीक। इन तीनों नदियों के बारे में समझेंगे। और इसके बाद इन नदियों का जो क्या कहते हैं सहायक नदियाँ हैं, यानी मुख्य नदियाँ के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम जानेंगे। यह सहायक नदी क्या है, तो आइए हम समझते हैं सहायक नदी क्या है। देखिए यहाँ से इस हिमालय से कुछ नदियाँ इधर बह जाती है, कुछ नदियाँ इधर बह जाती है, कुछ नदियाँ इधर बह जाती है, ठीक। यहाँ देखिए यह 5 नदी मिलके एक नदी है ना, यानी पूरा यह सिंधु नदी है। और इस सिंधु नदी में कितनी नदियाँ मिल रही है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, यह सारी नदियाँ इस सिंधु नदी में मिल रही है। तो मुख्य नदी हुआ सिंधु नदी, और यह झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, यह सब क्या हुआ, यह इस सिंधु नदी का सहायक नदी हुआ, क्योंकि यह सारी नदियाँ सिंधु नदी में आके मिल जा रही है, ठीक। वैसे ही देखिए इस क्षेत्र में गंगा नदी मुख्य नदी है, ठीक। और जितनी भी इसके अलावा नदियाँ हैं, देखिए यमुना नदी गंगा में मिल जा रही है, चंबल, बेतवा गंगा में मिल जा रही है, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, इधर से सोन, यह सारी नदियाँ गंगा में मिल जा रही है। तो जो नदियाँ गंगा में मिल जा रही है वह गंगा की सहायक नदी हुई, ठीक है। वैसे ही इधर से ब्रह्मपुत्रा आ रही है, और इस ब्रह्मपुत्रा में जो नदी इधर से आके छोटा छोटा नदी से इधर मिल जा रहा है वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हो जाएंगी, ठीक। तो सहायक नदी क्या है ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख नदियों में हमारा जो पहला नदी है वह है देखिए यहाँ पे सिंधु नदी, ठीक है। हम सिंधु नदी के बारे में अभी समझेंगे। कह रहा है कि सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है, यानी सिंधु नदी जो है यह भारत का सबसे विशाल नदी है, लेकिन यह भारत में कुछ ही दूर बहता है, उसके बाद यह पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। इसको हम मैप पर समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह है आपके भारत देश का पॉलिटिकल मानचित्र, ठीक है। और इस मानचित्र में हम लोग देखेंगे समझेंगे कि विभिन्न नदियों को कि कौन नदी कहाँ है ना। जिसमें हमारा सबसे पहला जो नदी है वह सिंधु नदी है, ठीक है। तो देखिए सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर भी कहते हैं, ठीक, आपको पता होगा। आप इन पॉइंट्स को लिखते भी चलेंगे। इसमें पहला जो बिंदु कह रहा है कि इस नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है, ठीक है। तो देखिए यहीं पे यह जो क्षेत्र है नेपाल से ऊपर का क्षेत्र, यह तिब्बत का क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं पे है मानसरोवर झील, और यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक। यह जो सिंधु नदी है यहाँ से शुरू होती है, देखिए यहाँ इंडस लिखा हुआ है ना, सिंधु नदी को ही इंडस कहते हैं। यहाँ से जाते जाते ऐसे देखिए ऐसे घूमते हुए यह हमारे भारत देश में यहाँ पे प्रवेश की लद्दाख में, ठीक। और फिर देखें लद्दाख से ही हमारे भारत देश से निकल के पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। और नदी देखिए ऐसे पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान में बहती है ऐसे करके, है ना। और फिर धीरे धीरे आके इधर अरब सागर में आके गिर जाती है। इधर नीचे क्या है, नीचे पूरा अरब सागर है, ठीक। तो इस तरह से यह जो सिंधु नदी है यह निकलती है मानसरोवर झील से और हमारे भारत देश के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में आके गिर जाती है, ठीक। अगला बिंदु कह रहा है कि इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। हमारे भारत देश में इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 1100 किलोमीटर है, ठीक है। यानी यह जो सिंधु नदी यहाँ से निकल के पूरा यहाँ तक का सफ़र करती है, यह पूरा 2900 किलोमीटर है। लेकिन हमारे देश में देखिए यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से निकल जाती है। तो हमारे देश में इस नदी का जो लंबाई है वह मात्र 1100 किलोमीटर के लगभग में है, ठीक है। अगला बिंदु कह रहा है कि लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गार्ज कहते हैं। यह जो सिंधु नदी है यहाँ से लद्दाख में प्रवेश करती है, तो यहीं पे देखिए गिलगिट है, ठीक है। यहीं पे गिलगिट गार्ज का निर्माण करती है। और गार्ज क्या है पीछे समझ चुके हैं, है ना, समझाने का जरूरत नहीं है। अगला बिंदु कह रहा है कि सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली इसकी 5 मुख्य सहायक नदियाँ हैं। देखिए यह जो सिंधु यहाँ से निकल के जा रही है यहाँ इधर से, ठीक है। तो इस सिंधु नदी में 5 गो सहायक नदी मिलती है। ध्यान से देखिएगा, इस सिंधु नदी है जो मुख्य नदी है सिंधु नदी, इसमें यह झेलम नदी भी आके मिल रहा है, ठीक। यहाँ देखिए चिनाब लिखा हुआ है, यह चिनाब नदी भी आके मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे रावी नदी भी आके मिल रहा है, ठीक। यहाँ देखिए सतलज नदी भी आके मिल रहा है, ठीक। और इसी में ब्यास नदी भी आके मिल जाता है, ठीक। तो 5 नदी जो है यह इधर से आते हुए किसमें मिल जा रहा है, इस सिंधु नदी में आके मिल जा रहा है।
इन पांचों नदियों की संयुक्त धारा सिंधु नदी की मुख्य धारा से पाकिस्तान के मिठान कोट के पास मिल जाती है। यानी यहाँ पर जो मिलन हो रहा है इस सिंधु नदी में, इस पांचों नदियों का जो यहाँ पे मिलन हो रहा है, इस जगह का नाम मिठान कोट है और यह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, आगे कह रहा है कि सिंधु नदी जो है वह अंत में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु नदी अंत में कहाँ गिर जाती है? नीचे अरब सागर में आके गिर जाती है। अब आपकी किताब में जो मानचित्र है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सिंधु नदी है यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और हमारे भारत देश के लद्दाख में प्रवेश करके फिर इधर पाकिस्तान में आ जा रही है और पांचों नदियों के पानी को अपने साथ बहा के ले जा रही है। देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, इन पांचों नदियों का पानी अपने में मिला ले रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु नदी का यह पांचों नदी सहायक नदी हुआ। ठीक, और सारा पानी मिल के अरब सागर में यहाँ पे आके गिर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियों को जान लेते हैं। सिंधु की जो सहायक नदियाँ है वह 5 नदियाँ हैं, आप तो देख ही चुके हैं। पहले यह सिंधु नदी है, इंडस, ठीक, और इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक, पहला है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है और श्रीनगर के निकट वुलर झील से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक, यहीं पे शेषनाग झील है और यहीं से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का, और यहाँ से बहते हुए वुलर, श्रीनगर में वुलर झील है, यहाँ से वुलर झील से होते हुए यह नदी इधर से आते हुए कहाँ मिल जाती है? इस चेनाब नदी में आके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, और चिनाब नदी के बारे में कह रहा है कि चिनाब नदी का उद्गम चंद्र और भागा नाम की 2 सरिताओं के रूप में हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचलार दर्रे से होता है। यह नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। यानी यह जो चिनाब नदी है इसका उद्गम यहाँ पे होता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा से होता है और यह नदी पाकिस्तान में क्या होती है? जाके यहाँ पे सिंधु नदी में यहाँ पे मिठान कोट के पास मिल जाती है। ठीक, रावी नदी के बारे में कह रहा है कि इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे से होता है और अंत में यह पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर मिल जाता है। ठीक है, यह जो रावी नदी है इसका भी उद्गम यहीं पे होता है, हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है, कांगड़ा स्थित कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से होता है। ठीक, और यह जो रावी नदी है यह भी जाकर किस नदी में मिल जाता है? यहाँ पे देखिए चिनाब नदी से आके मिल जाता है। ठीक, इसके बाद है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट ही ब्यास कुंड से होता है। ठीक, यह जो ब्यास नदी है इसका भी उद्गम इस हिमाचल प्रदेश में ही होता है। ठीक है, इसमें इस मैप में नहीं दिया है, हिमाचल प्रदेश में ही होता है। ठीक, और यह कपूरथला के निकट हरिके नाम के स्थान पर सतलज नदी से मिल जाता है। ठीक है, और यह आगे जाकर किस नदी से मिल जाता है? यह जो सतलज नदी है इसी नदी में आके ब्यास नदी मिल जाता है। और लास्ट है सतलज नदी। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकस ताल से होता है और यह हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इस सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यही मानसरोवर के मानसरोवर में एक राकस ताल है, यहीं से इसका उद्गम होता है और यहाँ से चलते हुए यह हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और यह नदी भी पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाके मिल जाती है। देखो, और ये देखिए सतलज नदी जो है, देखिए यहाँ पे इस चिनाब नदी में आके मिल जा रहा है। ठीक है, प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर बनाया गया है। इसी सतलज नदी पर पंजाब में प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध है। तो यह था आपका सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में। आशा है आपको यह समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हमारा जो अगला नदी है वह है गंगा नदी। हम गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में अभी हम समझेंगे। तो चलिए, अभी आपने सिंधु नदी के बारे में समझा, अब हम लोग गंगा नदी के बारे में समझेंगे। आपको तो पता ही है गंगा नदी, देखिए ये जो हम थोड़ा गाढ़ा कर दिए हैं, यही नदी क्या है? यह गंगा नदी है। ठीक, और इसके आसपास जितनी भी नदियाँ बह रही है और जाके गंगा में मिल जा रही है वह सब क्या है? इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और यह जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, हालांकि नदी के मामले में सबसे लंबा नदी तो यह सिंधु है, लेकिन सिंधु जो है यह हमारे भारत में सिर्फ इतना ही दूर बहता है, इसके बाद यह पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक, देखिए इसके बारे में पहला बिंदु क्या कह रहा है? गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है, जिसे यहाँ भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे देखिए उत्तराखंड है और यहीं पे उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, ग्लेशियर है, यहीं पे गोमुख मुहाना है और वहीं से भागीरथी नाम की नदी निकलती है। ठीक, अच्छा, आगे उत्तराखंड के देव प्रयाग में इस भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी का संगम होता है। यहाँ देव प्रयाग है और यहीं पे देव प्रयाग में, यहाँ से देखिए एक अलकनंदा नदी आ रही है, यह भी आके यहीं पे देव प्रयाग में मिल जाती है। ठीक, इस देव प्रयाग में इधर से भागीरथी आती है और इधर से अलकनंदा आती है और यहाँ से मिल के अब यहाँ से गंगा नदी यह बन जाती है।
ठीक है। चलिए दूसरा बिंदु कह रहा है कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का कुल लंबाई जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरता है यहाँ तक का कुल लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर, जो हमारे देश का सबसे बड़ा नदी है, सबसे लंबा नदी है। ठीक है। तीसरा बिंदु कह रहा है कि गंगा नदी हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक, देखिए यहीं पे उत्तराखंड में ही हरिद्वार जगह है। ठीक है। इसी हरिद्वार जगह पे क्या होता है, यह जो गंगा नदी है यह पहाड़ों से ख़त्म होकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक, यह नदी हमारे देश के उत्तराखंड से शुरू होकर, यह हमारे देश में उत्तराखंड से शुरू होती है और यहाँ पे देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से बिहार में आती है और फिर यहाँ बिहार से पश्चिम बंगाल में आती है और इस पश्चिम बंगाल राज्य से बहते हुए फरक्का के निकट दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। यहाँ से फरक्का के निकट क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग बांग्लादेश में चली जाती है और एक भाग हुगली नदी बन के हमारे देश पश्चिम बंगाल से ही होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। चौथा बिंदु कह रहा है कि प्रथम भाग हुगली नदी कहलाती है, जो कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे फरक्का के पास जब दो भाग में बढ़ता है यह गंगा नदी, तो पहला भाग हुगली नदी बन के, है ना, हुगली नदी के किनारे पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है। ठीक, उसी हुगली नदी से होते हुए कहाँ गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक। पांचवा बिंदु कह रहा है कि दूसरी भाग फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दूसरा जो भाग है यह कहाँ प्रवेश करता है, बांग्लादेश में। ठीक है। अच्छा, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रह्मपुत्रा जमुना नदी मिल जाती है और इसे बाद में इसका नाम मेघना पड़ जाता है। ठीक, यह जो गंगा नदी है जब बांग्लादेश में घुसती है ना, तो बांग्लादेश में घुसते इस नदी का, गंगा नदी का नाम बदल जाता है और यहाँ हो जाता है पद्मा नदी। ठीक, यह पद्मा नदी गंगा नदी जो है पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ता है और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आता है, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। देखिए यह यमुना अलग है, यह जमुना अलग है। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी का ही नाम है जमुना, बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और गंगा का जो नाम है पद्मा और ब्रह्मपुत्रा का जो नाम है जमुना, यह दोनों नदी आपस में एक साथ मिलके अब कौन सा नदी बन जाती है, तो मेघना नदी बन जाती है। ठीक, और मेघना नदी बन जाती है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अंत में सभी का जल एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। और यह जो दोनों नदियों का पानी है मेघना नदी बन के यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो बहुत ही बड़ा विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, कौन, सुंदरबन डेल्टा। यह पूरा इतना दूर में फैला हुआ है। ठीक है। छठा बिंदु कह रहा है, गंगा नदी के किनारे बसने वाले मुख्य शहर है ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, बेगूसराय, मुंगेर तथा भागलपुर। ठीक है। ऋषिकेश और हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर आपके बिहार में है। ठीक। लास्ट बिंदु कह रहा है 7वां नंबर कि गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं सोन है। देखिए यह गंगा नदी है और इसमें कौन नदियाँ मिल रही है, देखिए यमुना नदी मिल रही है, घाघरा नदी मिल रही है, गंडक मिल रही है, कोसी मिल रही है, इधर से देखिए सोन नदी मिल रही है। तो जो नदी इस गंगा नदी में मिल रहा है वह सब क्या हो गया, इस गंगा नदी का सहायक नदी हो गया। एकदम आसान है। आशा आपको यह गंगा नदी समझ में आ गया होगा। अब आप इन सभी बिंदुओं को लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह है यमुना नदी। ठीक है, इसी गंगा का एक सहायक नदी है। ठीक, इसी गंगा का एक सहायक नदी है यमुना नदी। देखिए यहाँ से यहाँ पर आके गंगा में मिल जा रहा है। ठीक, यमुना नदी के बारे में आप लिख लेंगे, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। ठीक, इस गंगा में मिलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी नदियों में सबसे लंबा नदी कौन है, यह यमुना नदी। कितना है इसका लंबाई, 1375 किलोमीटर। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदरपूंछ से होता है। यहाँ उत्तराखंड में ही बंदरपूंछ एक जगह है यमुनोत्री। ठीक है, यहीं से इसका उद्गम होता है, यमुनोत्री से। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी जो है इधर से बहते हुए आती है और यहीं पे देखिए, यहाँ पे गंगा नदी में यह मिल रही है, यहीं पे इलाहाबाद है। ठीक, जिसका आज के डेट में नाम है प्रयागराज। यहीं पे आके गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है। ठीक, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि। यानी चंबल, सिंध, केन और बेतवा नदी जो है यह यमुना नदी में आके मिल रही है। देखिए जैसे यहाँ पे एक चंबल नदी है ना, यहाँ पे बेतवा नदी है।
ठीक। इसके अलावा सिंध नदी है ना, और केन नदी है। यह सारी चारों नदियाँ जो है यह कहाँ मिलती है, इस यमुना नदी मिलती है। तो जाहिर सी बात है यमुना की यह सहायक नदियाँ हुई, ठीक। और यमुना जो है जाके लास्ट में गंगा में मिलती है, तो गंगा की सहायक नदी कौन हुई, यमुना हुई, ठीक है। तो यमुना नदी के बारे में आप जान गए होंगे। लास्ट वाला बिंदु है, यह भी आप लिख लेंगे कि यमुना नदी के किनारे बसने वाले मुख्य शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा, प्रयागराज इत्यादि है, ठीक है। अब चलिए अगला हमारा जो नदी है वह गंगा का सहायक नदी है, वह है गोमती नदी, ठीक है। देखिए यहाँ पे नहीं दिया है आपके इस बुक में। गोमती नदी के बारे में आप लिख लेंगे, जान लेंगे कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है तथा यह गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाता है। यह जो गोमती नदी है यह गाजीपुर के निकट कहाँ मिल जाता है, इस गंगा नदी में, ठीक। लखनऊ तथा जौनपुर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, वह गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चलिए अगला जो गंगा का सहायक नदी है वह है घाघरा नदी, ठीक है। यहाँ देखिए यह घाघरा नदी है, ठीक है। यह भी आके यहाँ पे गंगा में मिल जा रही है। तो घाघरा नदी के बारे में आप जान लें कि घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होता है, ठीक है। यहाँ इसका उद्गम कहाँ होता है, तिब्बत में होता है, मापचा चुंगो हिमनद से, ग्लेशियर से, ठीक। इस नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी जो है नेपाल में आती है तो क्या नाम रहता है इस नदी का, कर्णाली नदी, और उत्तर प्रदेश में इसको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं शारदा, राप्ती, छोटी गंडक इत्यादि। यानी शारदा, देखिए शारदा यहाँ मिल रही है, इसके अलावा राप्ती और छोटी गंडक, ये तीनों नदियाँ कहाँ मिलती है, इस घाघरा नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। तो ये तीनों नदियाँ इस घाघरा की सहायक नदियाँ हुई, ठीक। आगे कह रहा है कि घाघरा नदी के किनारे बसने वाले मुख्य शहर है सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया इत्यादि, ठीक है। इसमें फेमस शहर जो है यह अयोध्या है ना, हमेशा न्यूज़ में रहता है यह। अयोध्या शहर जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू यानी घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं अगले नदी की तरफ, गंडक नदी है ना। गंडक नदी भी जो है यह यहाँ से नेपाल से निकल के गंगा में मिल जा रही है। गंडक नदी के बारे में लिखेंगे, गंडक नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है और पटना के पूरब में स्थित सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पश्चिमी चंपारण में यह निकलती है गंडक नदी नेपाल से, ठीक। और सोनपुर में, पटना के निकट सोनपुर है, यहीं पे यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद कह रहा है कि बूढ़ी गंडक या सिकराना नदी, गंडक या सिकराना इस नदी की प्राचीन धारा है जो मुंगेर में गंगा में मिल जाती है। देखिए एक बूढ़ी गंडक के बगल में एक बूढ़ी गंडक है और उसी को सिकारना भी कहते हैं, ठीक है। तो इस गंडक नदी की वह प्राचीन धारा है। पहले गंडक नदी वैसे ही बहती थी लेकिन बाद में दूसरा रास्ता वो पकड़ ली, ठीक है। तो वह भी बूढ़ी गंडक और सिकारना नदी जो है यह कहाँ मिल जाता है, गंगा नदी में, मुंगेर के पास में गंगा नदी में मिल जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और इसकी कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। इस गंडक नदी की कुल लंबाई कितना है, 1310 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला जो गंगा का सहायक नदी है वह है कोसी, ठीक है। कोसी हमारे बिहार का एक नदी है, बहुत ही खतरनाक नदी है, ठीक है। बाढ़ आता है तो बहुत ज़्यादा जान माल का क्षति होता है इस कोसी नदी में, ठीक। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित महान हिमालय गोसाईथान चोटी से होता है, ठीक है। यह तिब्बत में इसका स्टार्टिंग होता है इस कोसी का, कहाँ से, गोसाईथान चोटी से, ठीक है। और यह बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। और यहाँ देखिए यहीं पे सुपौल जिला है बिहार में, इसी सुपौल जिला में यह कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है, ठीक। और सहरसा के निकट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और यहीं पे सहरसा है और यह कोसी नदी सहरसा के निकट कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इस नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है, ठीक है। इस नदी का कुल लंबाई कितना है, 230 किलोमीटर, मात्र 230 किलोमीटर ही इसका लंबाई है। लेकिन जब बाढ़ आता है तो यह पूरा क्षेत्र में फैल जाता है इसका पानी। तो यह था गंगा और इसकी सहायक नदियों के बारे में। आशा है आपको समझ में आ गया। तो देखिए आप अपने किताब में इस गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, ठीक। आगे देखिए गंगा, ये घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, यह सब दिया हुआ है। इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है इसी में, गंगा नदी के सहायक नदी में, ठीक। अब देखिए इसमें आगे एक बिंदु है यहाँ पे, जल विभाजक, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय या पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है,
ठीक है, इसको हम मैप पे आपको अच्छे से समझा देते हैं यहाँ जल विभाजक क्या है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। ठीक है, सिंधु और गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि, ठीक, यह कहाँ पे है? तो आपको तो पता है यह आपके भारत देश का मानचित्र है ना। और इस तरफ गंगा नदी का और इसकी सहायक नदियों का जाल है, और इस तरफ सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों का जाल है। ठीक, बीच में क्या है? कोई भी नदी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है? बीच का जो भूमि है वह उठा हुआ भाग है, पठारी क्षेत्र है ना, इसलिए यहाँ पे कोई नदी नहीं है। जो भी नदी है या तो इधर ढूल रहा है, नहीं तो इधर ढूल रहा है। ठीक, तो यह जो क्षेत्र है यह क्या कर रहा है? यह जल विभाजक का काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है, और यही अरावली पर्वत श्रेणी क्या कर रहा है? इस दोनों जल को बांट दे रहा है। इस तरफ वाले जल को इधर कर दे रहा है और इस तरफ वाले जल को इधर कर दे रहा है। ठीक है, तो एक नया चीज़ था जल विभाजक, आपको समझ में आ गया होगा यह क्या है। अब चलिए अब हम चलते हैं आगे, हम समझते हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम अभी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी इस मैप पर है कहाँ। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं पे मानसरोवर झील से निकलती है, और देखिए यही नदी है, यही इधर से होते हुए चीन तिब्बत होते हुए, और देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर यहाँ से ऐसे होते हुए असम होते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर इधर से जमुना नदी बन जाती है, और फिर इधर गंगा में मिलके इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इस तरह से ऐसे सफ़र करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, इसका पहला बिंदु है, इस नदी का उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमयांगडुंग हिमनद से। ठीक है, यहीं पे मानसरोवर झील है और यहीं से इसका उद्गम होता है। दूसरा बिंदु है कि तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ से जो नदी निकल के इधर जा रही है, ठीक है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यहाँ क्या है? सांगपो नदी। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ घुसती है, उसके बाद इसका ब्रह्मपुत्रा पड़ता है नाम। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नामचा बड़वा के निकट भारत देश में प्रवेश करती है, जहाँ इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। देखिए यहीं पे नामचा बड़वा है और यहीं से अरुणाचल प्रदेश में यह नदी प्रवेश करती है, जहाँ पे इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग नदी। ठीक है, क्या पड़ता है? दिहांग नदी। इसकी सहायक नदियाँ है बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली, लोहित, केनुला, सुवंगश्री, कामोंग, धनश्री, मनस, तीस्ता इत्यादि। ठीक है, और यहाँ से जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह पूरा यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे आता है तो पूरा कुल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। लेकिन हमारे भारत देश में मात्र इतना ही दूर है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में प्रवेश करती है, बस इतना ही दूर हमारे देश में है। बाकी या तो यह चीन में है, तिब्बत में है, नहीं तो बांग्लादेश में है। ठीक है, देखिए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ शहर जो है वह इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। असम में गुवाहाटी शहर है और डिब्रूगढ़ शहर है, वह दोनों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मजुली इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक, नदी इतना बड़ा चौड़ा नदी है कि इस नदी के बीच में भी द्वीप बन गया है। ठीक है, और पूरे विश्व में नदियों के द्वीप का जो है उसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ठीक, यह जीके में हमेशा आता है, और उस द्वीप का क्या नाम है? मजुली द्वीप नाम है। ठीक, और लास्ट बिंदु है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी का नाम जमुना पड़ जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है तो इसका नाम क्या पड़ गया? जमुना। ठीक, जहाँ इसका संगम पद्मा यानी गंगा नदी से होता है। और देखिए इधर से गंगा नदी आ रही है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका क्या नाम पड़ गया? पद्मा नदी। और यह गंगा नदी जो पद्मा नदी जो है, जो गंगा का ही नाम है, यह इधर से आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नदी बन के इधर से आती है, और यह दोनों यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसका संगम हो जाता है, और इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा अब मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ती है। अब यहाँ से यह नदी क्या बन जाती है? मेघना नदी। और आगे बढ़ते हुए क्या करती है? विशाल सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे एक विशाल सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है यह नदी, दोनों नदी मिलके, और कहाँ गिर जाती है? इस बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो चलिए अभी आपने देखा भारत के हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसके बारे में। इधर देखिए सिंधु तंत्र को समझा आपने, गंगा नदी के तंत्र को समझा, और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र को समझा। अब हम लोग इस भारत देश के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियाँ हैं इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पेनिनसुलर रीजन है। ठीक, और देखिए इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुछ नदियाँ ऐसी है जो ऐसे इधर बह के अरब सागर में गिर जाती है, और यहाँ की कुछ नदियाँ ऐसी है जो इधर बह के पूरब की तरफ बह के
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो पहले हम उन नदियों को जानेंगे जो ये पश्चिम की तरफ बह के कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ठीक, और उसके बाद तब हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियाँ हैं। देखिए, यहाँ पे पहला है नर्मदा नदी और दूसरा है तापी नदी। इन दोनों नदियों को हम लोग समझ लेते हैं। यह दोनों नदी है कहाँ, तो इसको भी आप देख लीजिए, है ना। यह है आपका नदियों का मानचित्र भारत देश का, और यह है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र। यहाँ है नर्मदा नदी और यह है तापी नदी। ठीक है, नर्मदा नदी इधर से आ रही है और तापी नदी इधर से आ रही है, और कहाँ गिर जा रही है, यहाँ अरब सागर में। ठीक है, यह जो देखिए, यह गुजरात का जो क्षेत्र है यहाँ पे, और इधर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, तो बीच में यह जो बीच में देख रहे हैं, यह खाड़ी है। यह क्या नाम है इसका, यह खंबात की खाड़ी है। ठीक है, क्या है, खंबात की खाड़ी। तो नर्मदा नदी के बारे में क्या कह रहा है कि यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से। ठीक, और यह कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में भनोज के निकट जाके गिर जाती है। खंबात की खाड़ी कहाँ है, आप देख लिए, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अच्छा, यह जो नदी है, यह रास्ते में जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात क्या है आपको हम बता चुके थे, है ना, इस तरह का होता है। और धुआंधार प्रपात जो है, यानी इसको कपिल धारा भी कहते हैं, इसका निर्माण करती है ना, जो काफ़ी दर्शनीय है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ घूमने। ठीक है, यह नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, इस नर्मदा नदी का कुल लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है ना। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पहला नदी कौन है उसका अभी आगे हम लोग देखेंगे। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। और तापी नदी के बारे में क्या कह रहा है कि यह भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ी है, वहीं से यह निकलती है। और कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में, वहीं पे जहाँ पे नर्मदा गिरती है। ठीक है, चलिए, इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली, मतलब इस नर्मदा और तापी नदी के अलावा जो पश्चिम में बहती है, यानी अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है, वह और भी नदियाँ हैं, जैसे गुजरात की साबरमती नदी, है ना, तथा माही नदी। गुजरात में साबरमती और माही नदी जो है, यह भी कहाँ गिरती है, अरब सागर में ही गिरती है। इसके अलावा देखिए, गोवा में मांडवी और जुआड़ी नदी है, यह भी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। कर्नाटक में देखिए, कालिंदी और गंगाबेली नदी और सरवती और नेत्रवती, यह सब नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। केरल की पेरियार, पंबा तथा मणिमाला नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक, इसके अलावा राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में भी एक नदी बहती है, जिसका नाम है लूनी नदी। यह लूनी नदी भी अरब सागर में ही गिरती है। ठीक है, तो इतनी सारी नदियाँ जो है वह कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ठीक, और बाद बाकी जो बची गई इसके बाद जो आपको पढ़ना है, जैसे देखिए यहाँ पे महानदी है, गोदावरी है इत्यादि, यह सब कहाँ गिरती है, यह सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, पहला जो नदी है यह महानदी है। तो देखिए, भारत के नक्शे पे यहाँ है आपका महानदी, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यही है महानदी, छत्तीसगढ़ में निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बारे में मुख्य बिंदु जो होंगे वो आप उसको लिख लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, प्रभावित होने वाली, यह तीसरी सबसे लंबी है। ठीक, दूसरी सबसे लंबी तो आप जान चुके हैं कौन है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, नर्मदा नदी। और तीसरी सबसे लंबी नदी है महानदी, प्रायद्वीपीय भारत की। पहली कौन है अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसका कुल लंबाई महानदी कितना है, 890 किलोमीटर। यह छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यह किन किन राज्यों में बहती है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बहती है। इसका सहायक नदी कौन है, यानी कौन कौन सी नदी महानदी में जाकर मिलती है, तो देखिए शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोक और तेल, यह सभी नदियाँ कहाँ मिल जाती है, महानदी में। ठीक है, अब चलिए, हमारा अगला जो है वह है गोदावरी नदी। यह गोदावरी नदी कहाँ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ है आपका गोदावरी नदी, और यहाँ से ऐसे बहते हुए इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ऐसे यह गोदावरी नदी इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और देखिए, गोदावरी नदी के बारे में कह रहा है कि महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, और यह जो नदी है इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक, इसका कुल लंबाई कितना है, 1450 किलोमीटर, है ना। और यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है।
ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है गोदावरी की? तो वारधा है, मंजीरा है, बेनगंगा है, पेनगंगा है, यह सब गोदावरी का सहायक नदी है ना। इस गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद है आपका देखिए कृष्णा नदी, है ना। आप मैप में देख सकते हैं, यह है आपका कृष्णा नदी जो ऐसे निकलते हुए ऐसे होते हुए जाके ऐसे बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और कृष्णा नदी के बारे में क्या कह रहा है कि यह महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है, यहीं पे एक स्रोत से निकलता है यह कृष्णा नदी, है ना। और कितना सफ़र करता है? 1290 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, ठीक। और क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और यह कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है ना। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? कौन कौन सी नदी कृष्णा नदी में मिलती है? तो दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी तथा भीमा नदी, यह सभी नदियाँ कृष्णा नदी में आके मिल जाती है, ठीक। चलिए अगला और हमारा लास्ट जो नदी है वह है कावेरी नदी, जो आपकी किताब में दिया हुआ है ना। कावेरी नदी आप देख सकते हैं, यहीं पे देखिए कावेरी नदी है ना। यही कावेरी नदी इधर से निकलती है और इधर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। इसके बारे में देखिए कह रहा है कि यह कावेरी नदी का उत्पत्ति कहाँ होता है? पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर है, ठीक। और यह नदी किस किस राज्य में बहती है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है, ठीक। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो अमरावती, भवानी, हेमावती, लोकपावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ तथा काबिनी है। यह सारी नदियाँ जो है यह कावेरी नदी में आके मिल जाती है, ठीक। और अंत में तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में जाकर वह मिल जाती है, ठीक है। तो यह था आपका प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। ऐसा तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसी के बारे में आपको बताया गया है। अब इसके बाद देखिए आगे आपको जलाशय यानी झील के बारे में पढ़ना है, ठीक है। झील के बारे में बहुत सारे प्रकार का झील को पढ़ना है, इसको अब हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे, है ना। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण और भी बहुत सारी चीज़ है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, वनस्पति का विकास, ये सब जो है प्रदूषण, है ना, ये सब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। और फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्नों को लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक आप जितना पढ़ाई हुआ है आप उसको पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, इसको याद करें, ठीक है। और समझें अच्छे से खुद से पढ़ के, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। पढ़ते रहें, खुश रहें।